Hello, good morning, students. Today we will discuss about vibrational energy levels of diatomic molecule in spectroscopy. यानी डायटोमिक जो मॉलिक्यूल है यानी द्विपरमाणु जो है उसको अपने को वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल देखने किस प्रकार के होंगे. देयर आर टू टाइप्स ऑफ एनर्जी लेवल. एक है वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल और एक है अपने पास रोटेशनल एनर्जी लेवल. एक ध्यान रखना कि डायटोमिक जो मॉलिक्यूल है इसके पास दो प्रकार के एनर्जी लेवल्स हैं. एक तो हो गया वाइब्रेशनल और दूसरा जो है वो रोटेशनल. कोई भी डायटोमिक मॉलिक्यूल जिसके दोनों मॉलिक्यूल के बीच की जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है, जैसे ये M1 मासेज का मॉलिक्यूल है, ये M2 मासेज का, बीच की जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है. एक तो इन दोनों मॉलिक्यूल के अंदर जैसे स्प्रिंग है, कोई भी स्प्रिंग को अपन छोड़ दें तो ऐसे वाइब्रेट करता है, तो उसकी वजह से जो एनर्जी होगी वो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल बनेगा उससे. और रोटेशनल एनर्जी लेवल का मीनिंग है कि दोनों मॉलिक्यूल इस प्रकार से रोटेट करें, तो उस कंडीशन में जो उसकी एनर्जी जो होगी वो रोटेशनल एनर्जी होगी. तो अपन डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट है वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल है वो किस प्रकार के होंगे. तो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल के लिए कोई भी M1 M2 मासेस के अपने को दो मॉलिक्यूल लेने हैं और दोनों को अपने को कनेक्ट करना है एक स्प्रिंग के बोथ एजेस से. तो सबसे पहले अपन मान लें, लेट अस कंसीडर the vibrational motion of a diatomic molecule. सबसे पहले अपन ने मान लें कि डायटोमिक जो मॉलिक्यूल्स है वो वाइब्रेशनल मोशन करता है. वाइब्रेशनल मोशन का मीनिंग है कोई भी, जैसे अपने पास इस प्रकार से कोई स्प्रिंग है और स्प्रिंग के दोनों सिरों के ऊपर दो मॉलिक्यूल हैं विच हैविंग मासेज M1 एंड M2, जिनके मास क्या है M1 और M2 है. तो इसमें वाइब्रेशन कब होगा, जब दोनों मॉलिक्यूल को पकड़ के अपने इस प्रकार से इसको डिस्प्लेस करें और उसके बाद में अपन इसको छोड़ दें तो इस प्रकार से वाइब्रेशन करेगा वाइब्रेशन. तो इस कंडीशन में इसकी जो एनर्जी होगी वो वाइब्रेशनल एनर्जी होगी. और अपन इसको डिस्प्लेस करके इस प्रकार से छोड़ेंगे तो इसका जो मोशन होगा वो वाइब्रेशन होगा, इस प्रकार से वाइब्रेशन करेगा. तो इस कंडीशन में जो इसका मोशन होगा वो कैसा होगा, वाइब्रेशन मोशन होगा. और वाइब्रेशन मोशन के अंदर पार्टिकल्स की एनर्जी जो होती है वो वाइब्रेशनल एनर्जी होती है. और एनर्जी लेवल क्वांटम मैकेनिक्स में अपन पढ़ते हैं कि ऑलमोस्ट जितने भी पार्टिकल हैं उनकी जो एनर्जी है उसके जो एनर्जी लेवल है वो होते हैं डिस्क्रीट क्वांटिक अर्थ होते हैं, कभी भी कंटिन्यूस नहीं होते. तो इसके बारे में अपने को चेक करना है कि वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स जो है वो डायटोमिक मॉलिक्यूल के, ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें दो मॉलिक्यूल हैं या ऐसा पार्टिकल, ऐसा सिस्टम जिसके पास दो ही मॉलिक्यूल है उसको अपन बोलते हैं डायटोमिक मॉलिक्यूल्स. जब ये वाइब्रेशन करते हैं तो इसके एनर्जी लेवल डिस्क्रीट होंगे या कंटिन्यूस होंगे, इसके बारे में अपने को चेक करना है. तो सबसे पहले अपन मास मान लेते हैं इसके कि किस प्रकार के होंगे. तो कंसीडर M1 एंड M2 with the masses of diatomic molecules. अपन ने मान लिया कि डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हैं, उसके मास क्या है M1 और M2 है. तो इस प्रकार का अपने पास कोई स्प्रिंग है, इस मॉलिक्यूल का मास है वो M1 है, इस मॉलिक्यूल का मास है वो M2 है. और ये जो कंडीशन है ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है, साम्यावस्था में ही. अभी ये किसी भी प्रकार का मोशन नहीं करता है. यानी अपन ने कोई स्प्रिंग लिया और इस स्प्रिंग के दोनों सिरों के ऊपर अपन ने एक M1 मास लटका दिया और दूसरे के ऊपर M2 मास लटका दिया. और इक्विलिब्रियम कंडीशन में इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच की जो डिस्टेंस है R0 है. अब अपन क्या करेंगे, इसको वाइब्रेशन करवाना है. तो वाइब्रेशन करने के लिए क्या करेंगे, दोनों मॉलिक्यूल को पकड़ के इस प्रकार से स्ट्रेच करेंगे, इसको खींचेंगे. तो इस प्रकार से इसको खींचेंगे अपन.
तो मान के चलो कि ये मॉलिक्यूल इधर जाएगा, यहां आ गया, और ये मॉलिक्यूल इधर जाएगा, तो स्प्रिंग का डिस्प्लेसमेंट होगा इतना। ये इसका सेंटर ऑफ मास है, सेंटर पॉइंट है इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, और ये वाइब्रेशन करने के बाद में है, फोर्स लगने के बाद में। दिस इज मास m1 एंड दिस इज मास m2। देखो, जब अपन ने किसी भी प्रकार का इसके ऊपर फोर्स नहीं लगाया तो दोनों मॉलिक्यूल के बीच की जो डिस्टेंस है वो r0 है। अब अपन बात करें कि टोटल जो डिस्टेंस है फोर्स लगाने के बाद में, क्योंकि स्प्रिंग है तो स्प्रिंग में इलास्टिसिटी है जिसकी वजह से ये खिंच जाएगा और इसमें डिस्प्लेसमेंट आएगा। ये जो डिस्टेंस है वो अपन मान लेते हैं r। ये जो सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास ऐसा पॉइंट है जिस पर दोनों मॉलिक्यूल का जो मास है वो सेंटर्ड रहता है। जैसे ये अपने पास कोई मॉलिक्यूल है, इसका सेंटर ऑफ मास होगा इसके बीच में, तो m1 मास से सेंटर ऑफ मास की जो डिस्टेंस है वो अपन मान लेते हैं r1, और m2 मास से सेंटर ऑफ मास की जो डिस्टेंस है वो मान लेते हैं अपन r2। दिस इज r1 एंड दिस इज r2। अब देखो, जैसे इस स्प्रिंग को अपन खींच के इस प्रकार से छोड़ेंगे तो ये जंपिंग करेगा, इस प्रकार से वाइब्रेशन करेगा। उस कंडीशन में अपने को इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना है और ये चेक करना है कि इसकी वाइब्रेशन एनर्जी लेवल्स हैं वो किस प्रकार के बनेंगे। तो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट देखें अपन। ध्यान रखना है ये है डिस्टेंस बिटवीन बोथ मॉलिक्यूल्स इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। साम्य अवस्था में दोनों मासेज के बीच की दूरी है r0, और ये फोर्स लगने के बाद में दोनों मॉलिक्यूल की जो डिस्टेंस है वो r है। तो इसके ऊपर अपन ने फोर्स लगाया इस प्रकार से। एक फोर्स ऐसा काम करेगा, जैसे इस प्रकार से अपन खींचते हैं, वो फोर्स क्या काम करेगा, इनको वापस इक्विलिब्रियम कंडीशन में लेके जाने की कोशिश करेगा। और अपने को पता है कि एक्सटर्नल फोर्स के अपोजिट लगने वाला जो फोर्स होता है वो होता है रिस्टोरिंग फोर्स, प्रत्यानयन बल। दिस इज F इक्वल्स टू -kx, जो छोटे क्लासेज में अपन पढ़ चुके हैं। तो यहां जो डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट जो होगा, इसको मैं x से लिखता हूं, कितना होगा, टोटल डिस्टेंस है अपन r में से r0 कम कर दें, तो r में से r0 कम करेंगे तो ये डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा कंप्लीट दोनों साइड का। यानी अपन ने कितना स्प्रिंग को विस्थापित किया है, डिस्प्लेस किया है, वो डिस्टेंस अपने को निकालनी है, वो अपन ने x से डिनोट कर दिया, और r में से ये कंप्लीट जो डिस्टेंस है इसमें से r0 को कम कर दें तो इसका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो दिस इज r माइनस r0। एक इसके ऊपर रिस्टोरिंग फोर्स काम करता है, वो कितना होगा, F इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल्स टू -kx। ये k क्या है, ये फोर्स कांस्टेंट है स्प्रिंग का। F इक्वल्स टू होता है -kx। अब ध्यान होना चाहिए आपको कि रिस्टोरिंग फोर्स काम क्या करता है, अपन जो फोर्स लगाते हैं उसके अपोजिट जो फोर्स लगता है वो रिस्टोरिंग फोर्स है। जैसे अपने पास कोई सिस्टम है, जैसे अपन बात करें झूले की, तो झूले के ऊपर अपन इस प्रकार से फोर्स लगाते हैं, तो अपने द्वारा लगाया गया फोर्स जो होता है वो तो होता है एक्सटर्नल फोर्स। अब एक साइड से अपन फोर्स लगा दिया उसके ऊपर, तो झूला अपनी तरफ वापस आएगा आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद में झूला अपने आप आएगा। तो वापस भेजने वाला फोर्स कौन है, क्योंकि बिना फोर्स के तो ये पॉसिबल नहीं है, तो वापस भेजने वाला जो फोर्स होता है वो होता है रिस्टोरिंग फोर्स। दिस इज F इक्वल्स टू -kx। स्प्रिंग को अपन ने इस प्रकार से खींच दिया, अब छोड़ देंगे तो अपने बिना बल लगाने के बिना ही ये अपने आप अपनी इक्विलिब्रियम कंडीशन में जाने की कोशिश करेगा। जैसे झूले के ऊपर अपने एक साइड से फोर्स लगा दिया, इस प्रकार से अपन इसको ऊपर फोर्स लगाएं, इस साइड में चला जाएगा और वहां से ही आएगा ऑटोमेटिक, अपन इसको लेके नहीं आते, तो वो है रिस्टोरिंग फोर्स, प्रत्यानयन बल। F इक्वल्स टू होता है -kx। x जो अपना है वो विस्थापन है, डिस्प्लेसमेंट है, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है ये अपने निकाल चुके हैं। x इक्वल्स टू है r माइनस r0, अपने को दिख रहा है इस डायग्राम में। तो और मैं इस रिस्टोरिंग फोर्स को F इक्वल्स टू क्या लिखता हूं, -k, x की जगह r माइनस r0। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट।
अब अपने मास m1 और m2 के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लेके आएंगे। न्यूटन सेकंड लॉ का अपन यूज करेंगे। तो इसके लिए अपन बात करें, वी नो दैट F इक्वल्स टू अपने पास क्या है, माइनस के आर माइनस आर नोट। और न्यूटन के सेकेंड लॉ से F इक्वल्स टू क्या होता है, एम ई। F इक्वल्स टू एम ई। तो F इक्वल्स टू अपन एम में रखें तो इसको मैं क्या लिखता हूं, एम ए। ए क्या है, एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी में परिवर्तन की जो दर है, इसको अपन क्या लिखते हैं, डीवी अपॉन dt। यानी वेलोसिटी का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करें तो एक्सीलरेशन आता है। यहां एक्सीलरेशन, सॉरी, वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी होता है पोजीशन का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। यानी इसको क्या लिखते हैं, dr बाई dt। तो इस v की जगह मैं लिखूं dr बाई dt, तो इस v की जगह अपन क्या लिखें, dr बाई dt। तो इसको क्या लिखता हूं, d2r बाई dt स्क्वायर। एक्सीलरेशन क्या होता है, पोजीशन का एक बार अपन डिफरेंशिएशन करें तो वेलोसिटी आती है, वेलोसिटी का दोबारा अपन डिफरेंशिएशन करें तो आता है एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन क्या होता है, पोजीशन का टाइम के रिस्पेक्ट में दो बार डिफरेंशिएशन होता है। तो F इक्वल्स टू एम ए, और A क्या लिखता हूं मैं, d2r बाई dt स्क्वायर। R क्या है, पोजीशन, ठीक है, इक्वल्स टू माइनस के आर माइनस आर नोट। अब दोनों पार्टिकल के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन बनाने हैं। तो फर्स्ट पार्टिकल के लिए अपन लिखें, और फर्स्ट पार्टिकल के लिए लिखेंगे तो m की जगह क्या आएगा, m1, r की जगह क्या आएगा, r1। अब ध्यान ये रखना है कि रिस्टोरिंग फोर्स माइनस के एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट। फर्स्ट पार्टिकल के लिए लिखें तो यहां r1 नहीं करना है, क्योंकि x जो है ये डिस्प्लेसमेंट है स्प्रिंग का, और डिस्प्लेसमेंट है ये फिक्स है। कितना डिस्प्लेसमेंट है, r माइनस आर नोट। तो राइट साइड में किसी भी प्रकार का चेंज नहीं करना है, ध्यान रखना है। फर्स्ट पार्टिकल के लिए लिखें तो m1, r की जगह r1, बट राइट साइड में r की जगह r1 कर दिया तो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये जो r माइनस आर नोट है ये अपने आप में कंप्लीट क्वांटिटी है, और ये क्या क्वांटिटी है, x, और x क्या है, डिस्प्लेसमेंट। जब स्प्रिंग को पकड़ के अपन ने खींचा तो कितना डिस्प्लेस आया, वो फिक्स क्वांटिटी है। कल को r1 माइनस आर नोट करेंगे तो r1 माइनस आर नोट इसका रॉन्ग हो जाएगा, इसका कोई डिस्प्लेसमेंट इस प्रकार का नहीं है। तो फर्स्ट पार्टिकल के लिए इक्वेशन बनाएं तो m की जगह है फर्स्ट पार्टिकल के लिए m1, इस r की जगह r1, तो क्या लिखें इसको, d2 r1 बाई dt स्क्वेयर इक्वल्स टू क्या है, माइनस के आर माइनस आर नोट। दिस इज फर्स्ट पार्टिकल के लिए। और सेकंड पार्टिकल के लिए, एंड फॉर सेकंड पार्टिकल के लिए क्या लिखें, m1 की जगह m2, d2 r1 की जगह r2 अपॉन dt स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस के आर माइनस आर नोट। दिस इज इक्वेशन सेकेंड, और ये इक्वेशन थर्ड। ध्यान रखना है राइट साइड में r1 और r2 नहीं करने हैं, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये फिक्स है स्प्रिंग का। अब अपने पास इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई, तो इसके लिए अपन थोड़ा सा और कंडीशन लगाएं स्पेक्ट्रोस्कोपी की, रिजिड बॉडी की। तो देखो, स्प्रिंग को जब अपन ने खींचा, इसको डिस्प्लेस किया, स्प्रिंग को खींचा, तो खींचने के बाद में इसकी दोनों मॉलिक्यूल के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई, r।
रिजिड बॉडी अपन पढ़ते हैं तो रिजिड बॉडी वही होगी अपने आप में जो दोनों मॉलिक्यूल के बीच की डिस्टेंस आर है वो क्या रहे, कांस्टेंट रहे। यहां आर है, ये कांस्टेंट है, तो क्या लिखता हूं मैं, आर इक्वल्स टू, ये जो आर है वो किस किस से मिलकर बना हुआ है, R1 प्लस R2। इस आर को क्या लिखता हूं मैं, R1 प्लस R2, R1 प्लस R2। एंड एक अपन प्रॉपर्टी ऑफ सेंटर ऑफ मास, द्रव्यमान केंद्र के गुणधर्म से, रिजिड बॉडी रोटेटर के अंदर अपन ने बताया था वो क्या होता है, पहले पार्टिकल का मास m1, सेंटर ऑफ मास की उसकी डिस्टेंस r1, यानी m1 r1 इक्वल होगा किसके, सेकंड पार्टिकल के मास m2 और सेंटर ऑफ मास से उसकी डिस्टेंस r2। तो m1 r1 इक्वल होगा m2 r2 के। दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ सेंटर ऑफ मास, द्रव्यमान केंद्र के गुणधर्म से क्या लिख सकते हैं, m1 r1 इक्वल्स टू क्या होता है, m2 r2। अब यहां से इन दोनों इक्वेशन से R1 और R2 की वैल्यू निकालनी है अपने को, तो कैसे निकालें, देखो सबसे पहले यहां से R1 की वैल्यू क्या आएगी, R1 इक्वल्स टू, ये M1 गुणा में भाग में चला जाएगा, तो M2 बाई M1 इंटू R2। R2 की जो वैल्यू है ये यहां से निकालो, R2 की वैल्यू यहां से कितनी आएगी, R माइनस R1, यहां पुट करो, तो R1 इक्वल्स टू M2 बाई M1, R2 की वैल्यू कितनी, R2 की वैल्यू R, ये माइनस का R1, R माइनस R1। अब देखो R1 यहां है, R1 यहां है, और दोनों में अपन कॉमन लें इसको, तो R1 यहां से कॉमन आए, देखो ये M2 बाई M1 इसके मल्टीप्लाई में होगा और इसकी मल्टीप्लाई, ये माइनस की क्वांटिटी है, ये R1 की साइड में आएगी तो प्लस की क्वांटिटी आएगी, R1 कॉमन ले लिया तो यहां तो बचेगा 1 प्लस, यहां क्या बचेगा, ये गुणा होगा अंदर M2 बटा M1, M2 बाई M1, और इक्वल में क्या बचेगा, M2 बाई M1 R, ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई है, M2 बाई M1 R। R1 की वैल्यू, R1 यहां का जो एलसीएम है वो कितना आएगा, M1, यहां आ जाएगा M1 प्लस M2 इक्वल्स टू M2 बाई M1 R। M1 से M1 कैंसिल, R1 की वैल्यू कितनी आएगी, R1 इक्वल्स टू, ये M1 प्लस M2 मल्टीप्लाई में है, इस साइड में डिवाइड में जाएगा, तो क्या हो जाएगा M2 अपॉन M1 प्लस M2 और ये R। ये तो अपने पास वैल्यू आ गई किसकी, R1 की। सिमिलरली R2 की सीधी लिख देता हूं मैं, R2 इक्वल्स टू M2 की जगह क्या आएगा, M1, R की जगह R, नीचे क्या आएगा M1 प्लस M2, ये R2 की वैल्यू है। यानी इन दोनों इक्वेशन से अपने R1 और R2 निकाल लिए इन टर्म ऑफ R। अब इनको क्या करेंगे, इनको यूज में लेंगे अपन इक्वेशन 2 या इक्वेशन 3 में, यहां तो R1 की वैल्यू रखेंगे, यहां R2 की वैल्यू रखेंगे, तो इनका अपन यूज करें इक्वेशन 2 और 3 के अंदर।
तो नाउ यूजिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, नाउ using values of R1 and R2 in equation 2 and 3, इक्वेशन 2 और 3 में R1 जो R2 है उनकी जगह ये वैल्यू यूज लें अपन, तो इक्वेशन 2 के अंदर क्या हो जाएगा, इक्वेशन 2 इंप्लाइज M1, इक्वेशन 2 ये है d2 बाई डी टी स्क्वेयर, और R1 की जगह क्या लिखें, ये M2R बाई M1 प्लस M2 इक्वल्स टू माइनस के R माइनस R नोट। क्या क्या R1 की वैल्यू रखी है अपने, तो थोड़ा सा इसको सोल्व कर लेते हैं। इसमें क्या है, यहां से M2 बटा M1 प्लस M2 दिस इज कॉन्स्टेंट, तो डिफरेंशिएशन से बाहर आएगा, डिफरेंशिएशन करना है R के रिस्पेक्ट में, तो क्या आएगा M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 D2 R बाई डी टी स्क्वेयर इक्वल्स टू माइनस के R माइनस R नोट। और देखो और अब देखो ये R2 की वैल्यू इक्वेशन 2 में रखें, तो M1 ये है इक्वेशन, हाँ M2 R2 की वैल्यू रखें तो M1, तो क्या आएगा M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 सेम, अंदर क्या आएगा D2R अपॉन डी टी स्क्वेयर, इक्वेशन बनेगी सेम। इक्वेशन 3 में पुट करके दे सकते हो R2 की वैल्यू, सेम इक्वेशन बनेगी, लेकिन अपने को एक ही इक्वेशन काम में लेनी है अपने को। अब देखो ये फॉर्मूला किसका है, हेयर M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2, रिजिड बॉडी रोटेटर के अंदर करवाया था। दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इक्वल टू म्यू आर स्क्वायर, जहां म्यू क्या था, रिड्यूस्ड मास, ऊपर दोनों मासेस का मल्टीप्लाई, नीचे दोनों का एडिशन, दिस इज म्यू, और ये म्यू क्या होता है, रिड्यूस्ड मास, सम्मानित द्रव्यमान। तो इसमें अपन म्यू लिख सकते हैं, सो म्यू d2R बाई डी टी स्क्वेयर इक्वल्स टू माइनस के R माइनस R नोट। और मैं इसको क्या लिखता हूं, d2R बाई डी टी स्क्वेयर, इसको माइनस में प्लस, और ये म्यू गुणा में है भाग में के बाई म्यू R माइनस R नोट इक्वल्स टू 0। अब इक्वेशन को ध्यान से देखिए, ये सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशिएशन इक्वेशन है, और सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशिएशन इक्वेशन है, इसको अपन सोल्व करें तो k बाई म्यू है, इसको और मैं थोड़ा सा लिख देता हूं d2R बाई डी टी स्क्वेयर प्लस ओमेगा स्क्वेयर, और R माइनस R नोट इक्वल्स टू 0।
अब देखो k बाई एम होता है, वो होता है ओमेगा स्क्वेयर, क्योंकि ओमेगा बराबर अपन क्या लिखते हैं, रूट k बाई एम, पीछे भी यूज ले चुके हैं क्वांटम में। ये वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल के लिए है, तो k बाई एम नहीं है अपने पास, m की जगह रिड्यूस्ड मास है। रिड्यूस्ड मास यानी दोनों का सम्मानित द्रव्यमान है, रिड्यूस्ड मास म्यू है। तो इसको कोई और क्वांटिटी नाम देना पड़ेगा अपने को, ओमेगा न दे के इसको अपन क्या करें, ओमेगा नॉट। ये इक्वेशन सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशिएशन इक्वेशन है, और वेहर ओमेगा नॉट इक्वल्स टू क्या है, रूट k बाई म्यू। दिस इज इंपॉर्टेंट। अब इसके लिए श्रोडिंगर इक्वेशन लिखो। तो श्रोडिंगर इक्वेशन कैसे लिखेंगे अपन, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए लिखा था, एसएचएम मोशन के लिए। आपको ध्यान है छोटी क्लास में पढ़ा होगा, स्प्रिंग का जो मोशन होता है वो कैसे होता है, एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो श्रोडिंगर समीकरण का अपन यूज लें। तो श्रोडिंगर समीकरण क्या होती है, श्रोडिंगर इक्वेशन। श्रोडिंगर इक्वेशन क्या है, माइनस एच लाइन स्क्वेयर बाई 2m d2 साई बाई dx स्क्वेयर प्लस vx साई इक्वल्स टू ई साई। v क्या है, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर या स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी। इस इक्वेशन में क्या यूज करना अपने को, m तो है नहीं अपने पास, रिड्यूस्ड मास है, m की जगह म्यू का यूज लीजिए, क्योंकि m अपना इस प्रकार का है, इसको अपन म्यू लिखिए। एक पार्टिकल है तो उसके लिए अपना m1 m2 ऐसे लिख सकते हैं। दो पार्टिकल का कभी भी मास नहीं होता, रिड्यूस्ड मास काम में लिया जाता है। तो m की जगह म्यू। स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, हाफ kx स्क्वेयर। चाहे एसएचएम हो, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर हो, दुनिया का कोई भी ऑसिलेटर हो, स्प्रिंग है, एसएचएम मोशन करता है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, हाफ kx स्क्वेयर। k कितना है अपना, ओमेगा नॉट इक्वल्स टू रूट k बाई एम है, k बाई म्यू है। तो यहां से k कितना आएगा, म्यू ओमेगा नॉट स्क्वेयर, राइट। रूट हटाएंगे, स्क्वेयर इसका रूट, ओके। k इक्वल्स टू क्या आएगा, म्यू ओमेगा नॉट स्क्वेयर। तो यहां से पोटेंशियल एनर्जी को और क्या लिख सकता हूं, हाफ k की जगह कितना, म्यू ओमेगा नॉट स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर। जहां भी इस इक्वेशन में m दिखे उसकी जगह म्यू काम में लेना है, पोटेंशियल एनर्जी की जगह ये काम में लेना है। तो इसको क्या लिखेंगे अपनी इक्वेशन को, माइनस एच लाइन स्क्वेयर बाई 2 म्यू d2 साई बाई dx स्क्वेयर प्लस vx की जगह हाफ म्यू ओमेगा नॉट स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर साई इक्वल्स टू ई साई। इस टर्म को अपने यहां से हटाते थे तो क्या आएगा, d2 साई बाई dx स्क्वेयर, ये माइनस, इसके उल्टे से इसको यहां मल्टीप्लाई करें, यानी 2 म्यू बाई एच लाइन स्क्वेयर, और यहां कितना है, हाफ म्यू ओमेगा नॉट स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर साई इक्वल्स टू माइनस 2 म्यू बाई एच लाइन स्क्वेयर ई साई। क्या किया अपन ने, इसके उल्टे से यानी 2 म्यू अपॉन एच लाइन स्क्वेयर से पूरे को मल्टीप्लाई किया अपन ने। अब यहां से इसको कैंसिल नहीं करना अपने को 2 से 2, क्योंकि इस टर्म को इस साइड में लेके प्लस की आएगी। दोनों में कॉमन क्या लेना है, 2 म्यू अपॉन एच लाइन स्क्वेयर, अंदर क्या बचेगा, ई माइनस समथिंग। तो d2 साई बाई dx स्क्वेयर
प्लस दोनों में कॉमन लें 2 म्यू बाई एच लाइन स्क्वेयर, ये प्लस का बचेगा 2 म्यू बाई एच लाइन स्क्वेयर, तो क्या बचेगा ई, माइनस का बचेगा ये कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा हाफ म्यू ओमेगा नोट स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर, बाहर क्या आ जाएगा साई, दिस इज 0। ये श्रोडिंगर इक्वेशन आ गई स्प्रिंग के वाइब्रेशन मोशन के लिए या डाई एटोमिक जो मॉलिक्यूल्स हैं अपना उनके लिए। अब देखो ये जो इक्वेशन है सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशिएशन इक्वेशन है, श्रोडिंगर इक्वेशन है फॉर एसएचएम, और सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए एसएचएम के लिए एक टॉपिक क्या था क्वांटम मैकेनिक्स में, जिसको इस इक्वेशन को अपन ने सोल्व किया था। काफी लेंथ है, यहाँ सोल्व नहीं करना है इसको, क्योंकि एसएचएम सिंपल हार्मोनिक जो ऑसिलेटर है एसएचओ, उसको यहाँ से तो अपन स्टार्ट करते हैं और काफी लेंथी टॉपिक है और उसमें डायरेक्ट एनर्जी निकालते हैं अपन, और वो एनर्जी आपको यहाँ याद होनी चाहिए इस टॉपिक को अगर सीखना है तो, क्योंकि यहाँ इस श्रोडिंगर इक्वेशन को सोल्व नहीं कर सकते, तो सीधा ही लिखेंगे बाय सॉल्विंग दिस इक्वेशन। और यहाँ सोल्व किया था तो आपको याद होगा सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर नाम से टॉपिक किया था, उसमें एनर्जी जो आई थी वो कितनी आई थी n प्लस हाफ एच कट ओमेगा एनर्जी सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की। ध्यान रखना ओमेगा की जगह अपने को यहाँ क्या काम मिलना है ओमेगा नोट, इस टॉपिक में ओमेगा कहीं नहीं है, अपना ओमेगा नोट। एक थोड़ा सा ध्यान रखना कि एन वहां क्या था नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एन यहां काम करेगा नंबर ऑफ वाइब्रेशन, स्प्रिंग को खींच के छोड़ देते हैं तो कितने नंबर ऑफ वाइब्रेशन करेगा, तो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा एन की जगह वी काम में लेना। एन की जगह क्या काम में लेना है वी, वी क्या है वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर, एन की जगह वी काम में लेना है। देखो ये लिखा है मैंने सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए, तो इसको आप सोल्व करोगे उस तरीके से तो ई की वैल्यू ये आएगी एन प्लस हाफ एच कट ओमेगा, ओमेगा की जगह तो इस टॉपिक में ओमेगा नोट काम में लिया अपन। एन देखो वहां क्या था सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के अंदर जो आपका ऑसिलेटर है या जो बॉडी है वो कितने नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलकर बनी हुई थी एन नंबर ऑफ पार्टिकल से। लेकिन यहां अपन ये चेक करें कि डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल स्प्रिंग के दोनों सिरों पर बंधे हुए हैं, तो अपन इसको खींच के छोड़ेंगे तो वाइब्रेशन करेगा, तो मॉलिक्यूल नंबर ऑफ पार्टिकल तो अपने को पता है 2 है, बट अपने को देखना है कि नंबर ऑफ वाइब्रेशन, क्योंकि अपन वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो एन की जगह क्या काम में लेना है वाइब्रेशनल नंबर, और वाइब्रेशनल नंबर को किससे नोट करते हैं वी से डिनोट करते हैं। तो एन की जगह वी काम में लिए ई, और वाइब्रेशनल एनर्जी है ये, तो ई के नीचे क्या लगाओगे ई वी इक्वल्स टू एन की जगह वी प्लस हाफ एच कट ओमेगा नोट। तो डियर स्टूडेंट्स ये हो गया अपना वाइब्रेशनल एनर्जी ऑफ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। क्या लिखेंगे इसको वाइब्रेशनल एनर्जी ऑफ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, यानी द्विपरमाणुक जो अणु है उसकी कंपन ऊर्जा ई वी इक्वल्स टू वी प्लस हाफ एच कट ओमेगा। अब अपने को इसको चेक ये करना है कि एनर्जी लेवल जो है वो किस प्रकार के होंगे। तो इसके जो एनर्जी लेवल है वो अपन चेक करें। देखो V जो है वाइब्रेशनल नंबर है, V की वैल्यू क्या हो सकती है 0 1 2 3 डॉट। तो सबसे पहले V की वैल्यू 0 रख के देखो,
इफ V इक्वल्स टू 0। तो एनर्जी जो होगी 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग, E0 इक्वल्स टू V की वैल्यू 0, तो हाफ H लाइन ओमेगा नोट। आपको ध्यान होगा इसको अपन सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में 0 पॉइंट एनर्जी भी कहते हैं। फिर अपन V इक्वल्स टू 1 पुट करें, तो E1 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस हाफ 3/2 H ओमेगा नोट। V इक्वल्स टू 2 पुट करें तो E2 इक्वल्स टू 2 पुट करें तो 2 प्लस हाफ 5/2 H कट ओमेगा नोट। इस प्रकार से एनर्जी है वो बढ़ती जाएगी, और एनर्जी बढ़ती जाएगी तो पोजीशन और इस वाइब्रेशन नंबर के साथ, वाइब्रेशन नंबर जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है एनर्जी भी इंक्रीज हो रही है। तो इसका अपन ग्राफ प्लॉट करें, एनर्जी लेवल्स बनाएं, तो वो किस प्रकार का बनना चाहिए। ग्राफ है वो किस प्रकार से बनेगा, ये ग्राफ प्रैक्टिकली ग्राफ है, इस प्रकार से बनेगा, या अपन इसको ये बोल सकते हैं कि इसको ये क्रॉस नहीं करेगा, इसके सारे चलेगा ऐसे। तो सबसे पहले V बराबर 0 हो तो इसका एनर्जी लेवल बनेगा इस प्रकार से, V बराबर 1 हो तो एनर्जी लेवल थोड़ा बढ़ेगा इस प्रकार से, V बराबर 2 हो ऐसे ही, V बराबर 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए ऐसे। जैसे ये V बराबर 0 के लिए है, ये 1 2 3 4 लास्ट n के लिए। एक विशेष बात ये ध्यान रखना आपको कि जो एनर्जी लेवल बढ़ते हैं इनके बीच का जो गैप है वो गैप चेक करो, देखो इसके और इसके बीच का गैप 3/2 1/2, 3/2 माइनस 1/2 1, तो कितना आएगा H ओमेगा नोट, इनके दोनों का गैप। अगले दो का गैप चेक करो 3/2 और 5/2, 5/2 माइनस 3/2 1 H ओमेगा नोट। तो ध्यान रखना वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स ऑफ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, कोई भी दो एनर्जी लेवल के बीच की जो डिस्टेंस है वो सेम रहेगी, तो इसको कम ज्यादा नहीं करना अपने को।